Hello everyone. Today we are going to discuss a sample paper class 10 साइंस. ओके, तो हम आज सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके का आता है और उसमें अब की बार कितने क्वेश्चंस हमको मिलेंगे और किस टाइप के वो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. और ये पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे. ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है उनके बारे में बात करेंगे. और सेकंड टाइम में हम बात करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के उनमें हमें कितने वर्ड के हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं और क्या कुछ रहता है. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं. देखो, ये हमने एक सैम्पल पेपर रखा हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है. ठीक है, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखते हैं. तो टाइम हमको जो मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए वो मिलेगा 3 आवर्स का. और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे हमारे 80 मार्क्स का होगा ये पेपर. और जो जनरल इंस्ट्रक्शन हमें मिलेगी इस जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसमें, ठीक है, ई पार्ट तक है मैसेज में. ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन होंगे A B C D. इसमें 36 क्वेश्चन होंगे. ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए कंपलसरी हैं. ठीक है, ओके. तो जितने क्वेश्चन हैं हमारे लिए वो कंपलसरी हैं. ठीक है, A B C D हमें करने हैं. क्वेश्चन सारे का क्या है, कंपलसरी हैं. जो हमारा सेक्शन A होगा उसमें 1 से 20 क्वेश्चन होंगे. ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो 1 मार्क्स के होंगे. ठीक है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और MCQ होंगे. और इनको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं. ठीक है, उसमें एसरेशन और रीजन टाइप के क्वेश्चन भी हैं. ठीक है, 1 से 20 में ही. ठीक है, MCQ टाइप में ही होते हैं. ठीक है, आपको उसमें कुछ एसरेशन और रीजन मिलेंगे. आपको उसमें से ऑप्शन क्लिक करना है. ठीक है, उसमें हमको सिर्फ ऑप्शन चूज करना है. ठीक है, उसके बाद में ये 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं. ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें आंसर नहीं दिया जाता क्योंकि आप उससे ज़्यादा भी आंसर देंगे तो उसका भी हमें 1 मार्क्स ही मिलने वाला है. ठीक है, तो बेहतर है कि उसमें 1 लाइन और 1 वर्ड आंसर ही दें. ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं अपने सेक्शन बी की. ठीक है, सेक्शन बी में क्या है, 21 से 26 ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के होते हैं. और इनमें जो रेंज होती है आंसर देने की, जो वर्ड हम यूज करेंगे 30 to 50 वर्ड यूज़ करेंगे. ठीक है, इनसे कहे कि आप अगर लाइन की बात करें तो इसमें 4-5 लाइन मतलब हाफ पेज से कम में ही ये हो जाता है. ठीक है, तो इतना लगभग इसमें रखें तो हाफ पेज अप्रोक्स मान के चलें कि उसके अराउंड जाएँ. कुछ क्वेश्चन होते हैं कि थोड़ा कम में काम चल जाता है और किसी में थोड़ा सा ज़्यादा आंसर लिखना पड़ता है. ठीक है, वो थोड़ा बहुत अरेंज कर लिया जाता है. पर ये नहीं है कि हम उसमें एक जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें हम 3 पेज या 2 पेज उसमें भरें. ठीक है, ये ध्यान रखना है. ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है आंसर की सिर्फ उतना ही दें, उससे ज़्यादा आंसर ना दें क्योंकि मार्क्स हमको 2 ही मिलने वाले हैं. इससे क्या होगा कि टाइम पूरा वेस्ट होगा. तो टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना है, टाइम को बचाना है. सबसे पहले उसके लास्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे. ठीक है, सबसे ऐसा नहीं करेंगे कि सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करें. ठीक है, और ये सबसे लास्ट से शुरू करना है ताकि जो ज़्यादा मार्क्स हैं हमें मिल सके. ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन सी की. तो जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में 27 से 33 क्वेश्चंस हैं और ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और ये 3 मार्क्स के हैं. ठीक है, इनमें जो रेंज है आंसर की
वो 50 to 80 वर्ड्स के है। इनमें क्या होता है कि इसमें हम लगभग एक पूरा कंप्लीट 1 पेज में मान सकते हैं कि उसमें आ जाएगा। मतलब आपने जो हाफ पेज लिया था, हाफ पेज थोड़ा ज़्यादा से कह सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करना होता है कि इसमें एक पेज कंप्लीट हो जाएगा और एक पेज से थोड़ा भी ज़्यादा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने में लगभग अप्रोक्स आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो 1-1.5 पेज इसमें रखेंगे हम, इसमें 1 से 1.5 पेज, ठीक है। तो दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि सिर्फ वही आंसर इसमें हम दें जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। एक्स्ट्रा लैंग्वेज बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपको टाइम वेस्ट, आपको जो टाइम है वो वेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा चलते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में जो हमारे क्वेश्चन हैं वो 34 से लेकर 36 हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और जिनके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। ये हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं हमारे। तो इनमें हम लगभग 2-2.5 पेज, इसमें 2 या 2.5 पेज लिख लेते हैं, ठीक है। ये 3 भी हो जाता है, कोई बात नहीं, क्योंकि डायग्राम भी उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो हम डायग्राम बनाएंगे तो हाफ पेज पे तो डायग्राम ही आ जाएगा आपका, राइट। तो ये रहता है, ठीक है। तो इनमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि रेंज का ध्यान देना है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका जितने भी पॉइंट उसमें दिए उनके सभी के आंसर हों, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको जो आता है वही लिखा और आप उसके सारे पॉइंट क्लियर ना कर पाएँ उस क्वेश्चन के। तो सभी के जो पॉइंट्स हैं क्वेश्चन के वो सभी क्लियर हों, जो बातें उसमें पूछी गई हैं सभी का आंसर हो, चाहे हमें उसके लिए रिपीटिशन ही डालना पड़े, ठीक है। विद हेडिंग इसमें हम कर रहे हैं। सेकंड चीज़ जो हमें ध्यान रखने की है वो है, ठीक है। तो जो सेकंड चीज़ है हमें जो ध्यान रखने की है इसमें कि एक्स्ट्रा वर्ड ना लिखें, ठीक है। उसके बाद हम जो पॉइंट हमारा 6 है उसमें है कि इसमें तो ओवरऑल चॉइस तो नहीं है, ठीक है, पर इंटरनल चॉइस मिलेगी हमें उसमें, जिसमें से हमें कोई भी 2 क्वेश्चन में आपस में चॉइस मिलेगी, उनमें से हमें कोई भी एक आंसर करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसमें दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। जो भी तुमको अच्छे से आता है वो ही सॉल्व करें, इससे ज़्यादा सॉल्व ना करें, ठीक है। ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन मेरे को दूसरे का आता है और दूसरे का क्वेश्चन नहीं आता है, कोई भी पार्ट नहीं आता तो उसमें ये एडजस्ट कर दे, तो एडजस्ट नहीं होता, ठीक है। तो वही क्वेश्चन करें और का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जिनके बीच में और लगा हुआ है दूसरे में वो एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। 1 पार्ट ही या 1 क्वेश्चन ही सॉल्व करें, ठीक है, दोनों में से। दूसरा जो ध्यान रखने की है, एक तो जो राइटिंग हो हमारी नीट हो, ठीक है, और लेवल डायग्राम हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने डायग्राम बना दिया उस पर कुछ नेम ऑर्गन्स के या जो भी है उसमें आता है, तो जो भी स्टूडेंट की जो पार्ट्स हैं उनके नाम जरूर हों, ठीक है, और क्लियरली वो ड्रॉ किया हो, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर आपने डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ किया है तो हम समझ लेते हैं कि बच्चे को आता है, क्योंकि उसने जो पार्ट्स हैं उनके जो भी आपको डायग्राम मिला है उसके पार्ट्स का नाम आपने लिखा है, तो इसका मतलब समझा जाता है कि बिल्कुल आपको उसकी नॉलेज है, ठीक है। तो नॉलेज है इसलिए आपको जो उसमें आप राइटिंग करेंगे उसके बारे में लिखेंगे तो आपको ये सोचेगा कि भाई बिना देखे उसको नंबर मिल जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना देखे मिलेंगे, पर थोड़ा सा लीजेंसी रखी जाती है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी हम बात करेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सेक्शन ए हमारा शुरू होता है, ठीक है। चलो, तो सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं।
देखिए क्वेश्चन हमें मिला है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। जो व्हीकल में जो मिरर होता है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट उसमें आते हैं ना, पीछे से आने वाले हर एक ऑब्जेक्ट को उसमें उसकी हम इमेज को देख लेते हैं। ठीक है, जो भी ड्राइवर की राइट साइड में जो मिरर लगा होता है तो उसमें उसको पीछे से आने वाले हर व्हीकल की जो इमेज है वो आ जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई, ये पूछना चाहते। तो उसमें जो इमेज है उस व्हीकल की वो पूरी फिट हो जाती है, जबकि वो मिरर क्या है, काफ़ी छोटा है। और जो व्हीकल आ रहा है, मान लो ट्रक आ रहा है तो ट्रक तो काफ़ी बड़ा है, या कार भी आ रही है तो कार भी मिरर से काफ़ी बड़ी है, पर फिर भी उसकी इमेज पूरी कंप्लीटली फिट हो जाती है उस मिरर में। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? ठीक है, आपने पढ़ा है। ठीक है, तो अब उसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे। देखिए क्या होता है कि ये मैंने लिखा इसका आंसर, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये वन वर्ड का है, इसमें इतना लिखते कोई बात नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा ना हो। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल इज ऑलवेज द लेस देन 1। जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होती है मिरर में वो हमेशा लेस देन 1 होती है। किसके लिए? सिर्फ ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए होती है। आपको पता ही है ना कि उसमें कौन सा मिरर लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। किस काम आता है ये? रियर व्यू के लिए आता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाता है ये, और डिमिनिश होती है, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का वो H2 बाई H1, आपने दूसरा फॉर्मूला भी देखा होगा, I बाई O। I मतलब इमेज, O ऑब्जेक्ट, H2 हाइट है इमेज की, और H1 ऑब्जेक्ट की हाइट है। देखिए 1 से लेस कब होगा? आपकी जो नीचे की वैल्यू है, मान लो H1 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, H1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए ऑलवेज। या I और O के लिए लिखें तो I हमेशा लेस देन होना चाहिए O के, तभी इसकी जो वैल्यू है M की क्या आएगी? कम आएगी। किससे? M लेस देन 1। ठीक है, कभी कभी ये भी ऑप्शन दे देता है, कभी ऑप्शन में आ जाए जो मैग्निफिकेशन पावर है लेस देन 1 तो किस मिरर की होती है? तो आप बता देंगे कॉन्वेक्स मिरर की होती है। ठीक है, बाकी की जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है उसकी लेस देन नहीं होती, उसकी ग्रेटर देन, वो मैग्नीफाई ग्लास मिरर है। ठीक है, मैग्नीफाई कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या रहता है कि जो पूरी की पूरी जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो उसमें मिरर में आ जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लेस देन कर देती है। जो उसकी हाइट है वो उससे लेस देन होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए तो अभी हम क्वेश्चन नंबर किस पे चल रहे हैं? चलो सेकंड पे चल रहे हैं। तो इस सेकंड क्वेश्चन में क्या मिला हुआ है? देखिए क्वेश्चन में बता दूं और इसको सोल्व करने की कोशिश करें एक बार, फिर मैं इसको सोल्व करा देता हूँ। ठीक है, देखें किसका आंसर आता है। व्हाट इज द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस हैविंग द फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है। ठीक है, आपको एक हाफ या 1 मिनट का टाइम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दिखाइए करके। आप इसको पॉज करके इसको सॉल्व करें। ठीक है, इससे टाइम थोड़ा बच जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आंसर आ रहा है तो कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लिखना है। ठीक, तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि देखिए सबसे पहले जो फोकल लेंथ होती है,
फोकल लेंथ कितनी मिली हुई है, 20 सेंटीमीटर मिली हुई है। ठीक, चलिए, तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है कितनी होती है, प्लस में होती है या माइनस में होती है? ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। सबसे पहले तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव आपने लिख लिया, राइट। अब दूसरा, फोकल लेंथ आपने निकाल दिया, तो पावर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, पर ये किस में होती है, f मीटर में होती है। तो ये फॉर्मूला आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको फोकल लेंथ मीटर में दे रखी है तो आप इसको यूज करेंगे, पर आपको तो सेंटीमीटर में दे रखी है तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है 100/, ये होगी आपकी f अगर सेंटीमीटर में दे रखी हो तो। ठीक है, चलिए, आपके पास में दो तरीके होते हैं। अगर आप इसको इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं तो ये सेंटीमीटर में हमें फोकल लेंथ दे रखी है, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें, तब इस फॉर्मूले वैल्यू को पुट कर लें। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको इसमें फॉर्मूले को लिखें और वैल्यू को पुट करें। ठीक है, आपने जैसे वैल्यू पुट किया 100/20, कितनी बार कटा, आपको ये 5 बार कटेगा और ये प्लस में आएगी। और जो पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। ठीक है, तो +5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई पूरी? ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो अभी हम चल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलो, देखिए, इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए, नेम द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय द वर्क अपॉन करंट इनटू टाइम। ये जो हमने इसमें फॉर्मूला लिखा है, ये किस फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमें ये जानना है कि किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो गया, मिस हो गया। इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये बताना था। अच्छा, इज पोटेंशियल, ठीक है, डिफरेंस। ठीक, तो इज पोटेंशियल डिफरेंस ये इसमें रह गया था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। इसको पहले पॉज करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखो, वर्क डन, सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन क्या है हमारा, तो सबसे पहले वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन हमारा इक्वल टू होता है वर्क डन इक्वल टू, एक तो चार्ज होता है और एक हमारा होता है क्या भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अब इसको अगर हम उसमें लिखें तो ये W से डिनोट करते हैं, इसको Q से डिनोट करते हैं, उसको V से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, मर्जी है। ठीक है, उसके बाद जो वर्क डन होता है, ठीक है, जो वर्क डन होता है दूसरे का फॉर्मूला होता है, Q को किस में लिख सकते हैं। ठीक है, एक हमने डेफिनेशन पढ़ी थी करंट के लिए, Q इक्वल टू Q अपॉन में T पढ़ा था हमने ना, I इक्वल टू, ठीक है, करंट की जो डेफिनेशन होती थी, करंट क्या होता था, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं वैल्यू। चलिए, आपने वैल्यू को पुट किया Q की जगह, तो Q को रिप्लेस करा IT से,
आई इंटू टी इंटू वी, ठीक है। आपने ये कर दिया। तो W इक्वल टू हमें क्या मिला, ठीक है। W इक्वल टू हमें क्या मिला, हमें क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल टू में देखना था, ये बताना है कि हमें, तो भैया इसके पोटेंशियल डिफरेंस अपने बनाया तो ये W बाई हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि ये W है और आपको V की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो V आपने निकाला तो W बाई आई इंटू टी हो गया, ठीक है। अब ये देखो W क्या था, वर्क डन, I क्या है, करंट, T क्या है, टाइम, ओके। तो ये आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इतना लंबा नहीं खींचना है, सीधा शॉर्टकट में करना है क्योंकि वहाँ पे तो, ठीक है। तो आप सीधा इसमें वैल्यू को पुट करें और सीधा बता दें उसको, ये बताने की जरूरत नहीं। तो 2 लाइन में इतनी करेंगे तो 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा भी नहीं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्या है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर ईच ऑफ 1/5, ठीक है। तो इसमें जो हमें मिला हुआ है कि हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, जो कि 5 रजिस्टर लगे हुए हैं जिनकी एक एक की वैल्यू 1/5 ओम है, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है। तो ऐसा करता है कि ऐसा हमें किस में मिलेगी कि इसकी वैल्यू को सबसे ज़्यादा बनाया जा सके, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है रेजिस्टेंस की तो हमें क्या करना होता है, बताइए। याद आया कुछ ओम्स लॉ में? नहीं आया ना, चलो सभी को याद आ गया होगा। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और 1R/4। ये थोड़ा गलत लिख दिया है, तो दोनों गलत लिख दिए भाई हमने, है ना। चलो ये R3 प्लस R4 प्लस R5। तो हमारे जितने भी 5 रेजिस्टेंस हैं उसको किस में करना, ऐड करना पड़ेगा, सीरीज में मान के, क्योंकि हमें पता है कि जो सीरीज होता है उसमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। अगर हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें उसको जितने भी रजिस्टर हैं उनको किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज में करना पड़ेगा, ठीक है। हमने कर लिया और सभी की वैल्यू को हमें पता है ना, 1/5, 1/5, यहाँ पे 1/5, 1/5, ओके, ठीक है ना, ओके। एक हो रही है तो इसको भी ऐड कर देते हैं। पता है ना आपको एलसीएम कितना मिला, 5 मिला। तो सब में क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है इसमें, सब में 5 है तो इसलिए 5 रहेगा। आप कुछ 2 तरीके से कर सकते हैं, 1/5 में कॉमन लेके भी कर सकते थे, ठीक है, और इनटू भी कर सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि सेम था, ठीक है ना। चलिए अब इसको बताते हैं, पहले तो इसको सोल्व करते हैं, बाद में बताते हैं दूसरे में क्या कर सकते थे, ठीक है। तो भैया यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ऊपर हमें क्या मिलेगा 5 और अपन में क्या मिलेगा 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 1 ओम। तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 5 ओम का, 1/5 ओम रजिस्टर जो हमने जोड़े थे मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए, वो क्या है 1, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन थोड़ा रह गया, इज ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पूछा गया था इज 1 ओम के लिए, क्योंकि 1 ओम निकालना था हमें, ठीक है, आंसर में, ओके।
तो 1 ओम हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं इसका, कि इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो हमारी रेजिस्टेंस है क्या थी, इक्वल रेजिस्टेंस है। अगर हमारी इक्वल रेजिस्टेंस हो जाती है तो इसको हम सीधा सीधा कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एन रेजिस्टेंस टोटल अगर सीरीज में लगी हो, सबकी जो वैल्यू है सेम हो, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख देंगे एन आर। आर यहाँ पे क्या है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और आर क्या है, वैल्यू ऑफ, या हाँ चलो वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर। ठीक है, तो ये क्या है, वैल्यू है जितने भी हमारे पास रजिस्टर हैं उनकी वैल्यू। ठीक है, जैसे हमारे पास 1/5 था तो इसको हम सोल्व कर सकते थे। तो वो कैसे सोल्व करते हैं इसको हम, ठीक है, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है ना, चलो अभी हम देखते हैं इसको। आपने फॉर्मूला देख लिया, ओके, चलो तो अभी लिखते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या है, देखिए R इक्वल, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, जो भी इसमें आप यूज़ करना चाहें। ठीक है, मतलब एक ही होता है उनका। और n कितने हैं भाई, 5 हैं। ठीक है, और ईच रेजिस्टेंस मतलब R की वैल्यू कितनी है, 1/5 है। ठीक है, R की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1/5 है, n क्या है इसमें, 5 है। तो वैल्यू पुट किया, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट, मिला क्या, 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन होता है। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन था तो जल्दी सॉल्व हो गया, तो हमने दूसरे तरीके से किया इसलिए थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो शॉर्ट का साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, चलो देखिए, लिस्ट, सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं। ठीक है ना, चलिए, डिस्कसिंग ऑन द फीचर बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। हम इसमें फाइंड आउट करना है, मतलब डिफरेंस निकालना है कि जो रेजिस्टेंस हमारा होता है और रजिस्ट्री होती हैं, उनके जो फीचर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। देखो दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होता है, दोनों सेम तो होते नहीं, कुछ तो डिफरेंस होता ही होगा ना। चलिए तो देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे, देखो इसमें सब कुछ डिफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा लिखने में इजी रहेगा। ठीक है ना, देखें, चलो, फीचर बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, देखो यहाँ पे शुरू होता है, ऊपर का तो बिल्कुल क्वेश्चन सही है, डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपने पढ़ा था, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपने पढ़ा था ना, एक आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है ना, ये पढ़ा था। ठीक है, तो वही यूज किया है। ठीक है, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। देखिए अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी ये तो था आपका रेजिस्टेंस, ठीक, दो बातों के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब रेजिस्टिविटी इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, ये क्या है, करेक्टरिस्टिक है किसकी, मटेरियल की, ऑफ अ कंडक्टर, मतलब जो जिस मटेरियल का हमने कंडक्टर को यूज किया है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, वो उसकी रेजिस्टिविटी होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी एल और ए के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किसके ऊपर डिपेंड करती है,
मटेरियल या नेचर ऑफ अ कंडक्टर, कि किस मटेरियल का वो कंडक्टर बना हुआ है, उसके हिसाब से उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती रहती है। ओके, चलिए, तो यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस ओम होती है, और जबकि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है ओम मीटर होती है। राइट, ध्यान रहेगी ये बात, है ना। चले, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल की। ठीक है, रेजिस्टिविटी डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, ओके। तो आज के जो जितने भी हमारा सेशन है, आज हम इतने रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और आपको अगर कुछ भी अच्छा लगता है, तो आपको अच्छी जानकारी मिलती है, तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें।